जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्या पूछा गया है? नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? अगर पूछा जाए तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना भी की थी। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या पूछा गया है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है, लेखक कौन है इसके? बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है, कौन सी? गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है, तब आप लोग याद रखिए बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर है। इन्होंने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 11 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। प्रति वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या पूछा गया है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा धम्मपद। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। धम्मपद बौद्ध रचना है और इसे गीता के समान पवित्र माना जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, धम्मपद करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1972 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1972 में भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था। बी करेक्ट आंसर है इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1972 करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। 50 क्वेश्चन आरपीएफ की परीक्षा में जीके पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन जीके के आरपीएफ की परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा टारगेट 50 में 50 का है। इसके लिए आप लोग डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए सेशन होता है, तो सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टैडपॉल। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मेढक के लार्वा को टैडपॉल कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है टैडपॉल करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? सभी जल्दी से बताइए, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, मुस्लिम धर्म, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए जो ग्लूकोमा रोग है मुख्यतः किस अंग से संबंधित है? आंखों से, पैनक्रियाज से, फेफड़ों से या फिर हड्डियों से? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंखों से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ग्लूकोमा रोग आंखों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। बताइए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इसे कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा है? आपको बताना है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा को लिखा है, तो सी का राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है?
कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में। वर्तमान में बिहार की राजधानी है पटना। पाटलिपुत्र में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म, पटना में। ये पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा को लिखा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था किस शीर्षक के साथ, ये पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, मज्म उल बहरीन। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सभी ध्यान से सुनिएगा, मज्म उल बहरीन दारा सिको द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। अगर पूछा जाता मज्म उल बहरीन पुस्तक को किसने लिखा था, तब आप लोग याद रखिएगा दारा सिको ने इस पुस्तक को लिखा था। यह करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? दारा सिको ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था किस शीर्षक के साथ? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सिर्र ए अकबर। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, सिर्र ए अकबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इसे भी याद रखिएगा। यह पुस्तक है मज्म उल बहरीन, जो दारा सिकों द्वारा लिखी गई है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आरपीएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैकाल झील को। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैकाल झील कहां पर है? तो ये रसिया में है। कहां पर है? रसिया में है, और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए दोस्तों, सेम पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? सेम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक बताने आपको सेम पुस्तक के। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सलमान रुश्दी ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सलमान रुश्दी ने सेम पुस्तक लिखी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, सलमान रुश्दी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? व्याथ या व्यथ एक ही बात है। बताइए किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, झेलम नदी को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। झेलम नदी को व्याथ के नाम से भी जाना जाता है, व्यथ भी कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा, झेलम नदी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया है? पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैडमिंटन से। यह सही करेक्ट आंसर होगा। ये भारत के हैं और बैडमिंटन से संबंधित है पुलेला गोपीचंद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बैडमिंटन करेक्ट आंसर होगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। पारसियों की प्रमुख पुस्तक का नाम बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पारसियों की प्रमुख पुस्तक का नाम आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पारसियों की प्रमुख पुस्तक कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिस्ता। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभिस्ता पारसियों की प्रमुख पुस्तक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, बाइबल ईसाई धर्म से संबंधित है, कुरान मुस्लिम धर्म से संबंधित है, गीता हिंदू धर्म से संबंधित है। तो चारों ऑप्शंस को याद रखिएगा, चारों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यूरो कप किस खेल से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रिकेट, पोलो, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप, तो सी इसका राइट आंसर है। फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है, 11 होती है। ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्गा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है वोल्गा, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है बहरीन, निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, बहरीन की राजधानी आपको बतानी है। सभी इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनामा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मनामा बहरीन की राजधानी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अंकारा तुर्की की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। तुर्की की राजधानी क्या है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। दोहा कतर की राजधानी है। दोहा कतर की राजधानी है। अब आप लोग बताइए बेरूत कहाँ की राजधानी है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए बेरूत कहाँ की राजधानी है। गुड। अंकारा तुर्की की राजधानी है। दोहा कतर की राजधानी है। मनामा बहरीन की राजधानी है। मैंने आपसे पूछा है बेरूत कहाँ की राजधानी है, ये पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो सभी इसका आंसर करिए। गुड। अनुराधा वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। लेबनान की राजधानी है बेरूत, लेबनान की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रियंका सिंह आपका भी राइट आंसर है। सनी बहुत अच्छे, आप लोगों का राइट आंसर है। शिखा, आरुषि, आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं। तो राजधानी संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो किसी देश की राजधानी पूछी जाएगी या फिर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत के, उनसे राजधानी पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप लोग याद रखिएगा। सीमा वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सलोनी वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। निम्न में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, निम्न में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर, करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अशोकाराम विहार किस स्थान पर है।
सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर श्रावस्ती। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी ऑफिशियली डेट नहीं आई है यूपी पुलिस की, बट आप लोग तैयारी करते रहिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाटलिपुत्र। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, पाटलिपुत्र पर था, पाटलिपुत्र में था अशोकाराम विहार। तो 20 का राइट आंसर है पाटलिपुत्र। कई बार मैंने आपको बताया पटना का प्राचीन नाम है। वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी है, ये आप लोग जानते भी होंगे, और गंगा नदी के किनारे बसा है। जो पटना है गंगा नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित था। तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, यस लूसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? क्या पूछा गया है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। जो कीबोर्ड है किस प्रकार की डिवाइस है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इनपुट डिवाइस है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर करिएगा दोस्तों। क्या पूछा गया है? पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पीएमजीवाई का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्या पूछा गया है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 7 मार्च, 12 सितंबर या फिर 3 नवंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद अली जिन्ना को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चाइना भारत का पड़ोसी देश है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है चाइना। और वर्तमान में अगर पूछा जाए, करंट का क्वेश्चन है कि चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टेबल टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए दोस्तों रेशम पालन कहलाता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? रेशम पालन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेरिकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? सभी इसका आंसर करिएगा। किसका प्राचीन नाम पुरुषपुर था? पटना, उज्जैन, पेशावर या फिर कन्नौज। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पेशावर का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुर था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में पेशावर कहां पर है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में है। यह भी आप लोग याद रखिए, सी करेक्ट आंसर होगा। पटना का प्राचीन नाम अभी मैंने आपको बताया था, पाटलिपुत्र था। उज्जैन
मध्य प्रदेश में क्षिप्रा या शिप्रा नदी किनारे बसा है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है और उज्जैन का प्राचीन नाम पूछा जाता है परीक्षा में। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का शहर है और कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ये भी आप लोग याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। निम्न में से कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गैलियम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गैलियम ऐसी धातु है जो हथेली पर पिघल जाती है। तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनको किस नाम से जाना जाता था? सभी इसका आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धम्म महामत्ता। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अशोक ने जिन धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी उनको धम्म महामत्ता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है धम्म महामत्ता, करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है घुमरा जो लोक नृत्य है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए, पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, घुमरा और घूमर दोनों अलग अलग लोक नृत्य हैं। अगर पूछा जाता परीक्षा में घूमर कहाँ संबंधित है, घूमर कई बार बताया राजस्थान से संबंधित है मुख्यतः। जो घूमर लोक नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ओडिशा का। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। घुमरा मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है फ्लोराइड पॉल्यूशन से मुख्यतः क्या प्रभावित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लोराइड प्रदूषण से मुख्यतः क्या प्रभावित होते हैं? दांत, दिमाग, किडनी या फिर हृदय? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दांत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्लोराइड पॉल्यूशन से मुख्यतः दांत प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है दांत, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सभी बताइए दोस्तों, रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखिएगा। 1917 में, 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। रूसी क्रांति का जो जनक है व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है रूसी क्रांति का जनक। रूसी क्रांति 1917 में शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए दोस्तों, फ्यूज वायर किस धातु के बने होते हैं? किन मिश्र धातु के बने होते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। जो फ्यूज तार हैं किस मिश्र धातु के बने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टिन और लेड। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टिन और लेड मिश्र धातु है, इन्हीं से मिलकर बनाई जाती हैं फ्यूज वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए दोस्तों, प्राचीन भारत में निष्क या फिर निशाका एक ही बात है के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्ण आभूषण को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क या फिर निशाका के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ण आभूषण करेक्ट आंसर है।
आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ की परीक्षा में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चित्तौड़गढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। बताइए नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिस्र को। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नागानंद की रचना किसने की थी। सीमा आपका राइट आंसर है। अमित बहुत अच्छे, राइट आंसर है। सनी, शिखा, प्रियंका, रामकुमारी, इस्माइल, शेरनी आप सभी के राइट आंसर हैं। अंशी, निक्की, ईसु, प्रियंका सिंह, विक्रांत आप सभी ने राइट आंसर दिए। शिव कुमारी, जोगी, कविता, अनुराधा आप लोगों ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड। सुचि, अंजलि, निक्की सभी के करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। नागानंद हर्षवर्धन की रचना थी। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अब से एक वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। जोगी आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। अभी इसका आंसर करिए। बताइए कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है वर्तमान में और हुगली नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है। हुगली नदी के किनारे बसा है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। सब इसका आंसर करिएगा। सब इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसका प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पायरोमीटर का। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पायरोमीटर का जो प्रयोग है उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो सी इसका राइट आंसर है। और ये जो देवप्रयाग है कहाँ पर है पूछा जाता है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या फिर सी आर दास। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपको बताना है निम्न में से कौन चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेह लद्दाख। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ शेयर करता है बॉर्डर। किसके साथ, सिर्फ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर नहीं होगा। लेह लद्दाख करेक्ट आंसर होगा, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बाकी पंजाब, राजस्थान ये भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है सातवाहन शासकों की राज की भाषा क्या थी। इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्राकृत। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 2 से 3 क्वेश्चन सातवाहन वंश से संबंधित पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। कई बार मैंने आपको बताया भी है, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? अगर पूछा जाए सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? गुड मॉर्निंग। अगर पूछा जाए सातवाहन वंश की राजधानी, तब आप लोग याद रखिएगा प्रतिष्ठान। क्या दोस्तों? प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिए परीक्षा की दृष्टि से। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरस्तु को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। यस विक्रांत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरस्तु करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? क्या पूछा गया है? अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए दोस्तों, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? आपकी रीजनिंग की भी क्लास होंगी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जापान में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध सुखना लेक किस राज्य में है? कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध सुखना लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंडीगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चंडीगढ़ में सुखना लेक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। डल लेक कहां पर है? क्या पूछा गया है? डल लेक कहां पर है? तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डल लेक जम्मू कश्मीर में है, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरगोविंद खुराना ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। हरगोविंद खुराना एक भारतीय साइंटिस्ट थे, यह भी पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, शुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने राज किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? शुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने शासन किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया है? शुंग वंश के बाद भारत पर किसने शासन किया था? सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने, कर्ण वंश ने, या फिर गुप्त वंश ने? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सातवाहन वंश करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं है, सभी के गलत आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्ण वंश ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सातवाहन करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। शुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने शासन किया था? कर्ण वंश ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद कितने थे? यस सनी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 395। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद 395 थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहां पर होता है? क्या पूछा गया है? भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहां पर होता है? जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार या फिर असम में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक भारत में केसर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगर परीक्षा में थोड़ा कठिन और क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहां पर होता है, या फिर जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तब आप लोग याद रखिएगा पंपोर। पंपोर जम्मू कश्मीर में केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक पंपोर में केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। यह भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है कौन सा सागर, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मध्य है कौन सा सागर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तस्मान सागर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मध्य है, इनको अलग करता है। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। डंफा अभ्यारण्य कहां पर है? क्या पूछा गया है? डंफा अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मिजोरम में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम में डंफा अभ्यारण्य है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, जो डंफा अभ्यारण्य है ये मिजोरम में है। सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, संगीत या फिर औषधि? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्लाज्मा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्लाज्मा द्रव की चतुर्थ अवस्था होती है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड, डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है भारत में 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में किसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब को। यस, पंजाब भारत का एक राज्य है और पंजाब को भारत में 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए दोस्तों किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो अब 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।
सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है, तो सभी लोग डेली सुबह 10 बजे आरपीएफ के लिए स्टेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 50 क्वेश्चन जीके परीक्षा में पूछे जाएंगे, हमारा 50 में 50 का टारगेट है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।